वीडियो श्रृंखला डी के कहल की 24वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने कृषि आय को 4 गुना तक करने के बारे में चर्चा की। इस कड़ी में चर्चा इस बात की होगी कि लागत में कोई वृद्धि किए बिना आलू के पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आलू की खेती बहुत लाभदायक हो सके। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों के अनुभव भी आपसे साझा करेंगे। धरती पर उगाए जाने वाले सभी फसलों में शायद आलू ही एक ऐसा फसल है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आलू दुनिया के सभी देशों में उपलब्ध और एक समान लोकप्रिय है। आलू दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का मूल निवासी है, जहां यह लगभग 7 से 9 हजार साल पहले जंगली पौधे के रूप में उगता था और भारत में इसकी खेती पिछले 300 वर्षों से की जाती है। भारत में आलू की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन कुल उत्पादन का 80% से भी अधिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और गुजरात से आता है। आलू का प्रति एकड़ औसत उत्पादन 8 से 12 टन के बीच है, जबकि गुजरात में प्रति एकड़ पैदावार 21 टन से भी ज्यादा है। खाने के अलावा आलू का उपयोग स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लूकोज और अल्कोहल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। आलू स्टार्च यानी फरीना का उपयोग लॉन्ड्री में और कपड़ा मिलों में किया जाता है। क्योंकि भोजन के साथ साथ आलू का औद्योगिक महत्व भी काफी अधिक है और उपज में अंतर भी, इसलिए इसकी पैदावार को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। आलू के बारे में एक बड़ा ही रोचक तथ्य है। हम में से अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इसके प्रभावों से अवगत है। कृषि विज्ञानी अल्बर्टो सलास को अक्सर आलू का गॉडफादर यानी आलू के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। आलू के बारे में उनके विचार बहुत ही रोचक और आशावादी हैं। उनका मानना है और वे इस बात पर अडिग हैं कि आलू न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा रहेगा, बल्कि हमें इसके दुष्परिणाम से बचने में मदद भी करेगा। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब शायद कोई और फसल न उग सके, तब भी यह दुनिया को खिलाने में सक्षम होगा। जरा सोचिए, कितना खास है आलू। आलू के महत्व और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर न केवल इसकी पैदावार को बढ़ाने, बल्कि गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ वे सभी उपाय जो इसकी खेती को अधिक लाभकारी बना सके अपनाना होगा, ताकि इस धरती पर मानव के अस्तित्व को सुरक्षित किया जा सके। आइए आलू के पैदावार को कम से कम दोगुना करने की संभावित रणनीति को समझते हैं। एक कृषि उद्यमी होने के नाते यह जानना जरूरी है कि आलू के उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच 5 और 6 के बीच होना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच अधिक हो तो फसल अति वृद्धि से तो बचा रहेगा, लेकिन फसल को नुकसान होगा, उपज और लाभ कम हो। इसलिए आलू के सफल खेती के लिए मिट्टी में सुधार इसकी पहली जरूरत है। आलू एक हेवी फीडर यानी खेती में इसकी पोषक आवश्यकताएं अधिक है। इसे पानी भी ज्यादा चाहिए, साथ ही फसल पर रोगों का प्रकोप भी काफी होता है। इसलिए प्रचलित तरीकों और उनकी कमियों को ठीक से समझकर कुछ उन्नत तकनीकों को अपनाने की विशेष जरूरत है। शोध के अनुसार विविध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में आलू की फसलों के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा अलग अलग है। प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ खेत में आलू की खेती के लिए नाइट्रोजन की अनुशंसा 120 से 140 किलोग्राम, फॉस्फेट 60 से 150 किलोग्राम और पोटैश 50 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बेहतर समझ के लिए इसे डीएपी, यूरिया और पोटैश की बोरी के रूप में समझते हैं। अच्छा होगा अगर आप अनुशंसित मात्रा के साथ अपने इलाके में वास्तव में उपयोग की जाने वाली मात्रा की तुलना भी करें। जलोढ़ मिट्टी में डीएपी 1 से 1.5 बोरी, यूरिया 3.25 बोरी तक और पोटैश 2.25 बोरी तक प्रति एकड़ देने की सिफारिश है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि जब हम बोरी की बात करते हैं तो वह 50 किलो की है। साथ ही आलू के फसल के लिए अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट आमतौर पर बेहतर माना जाता है। साथ ही गोबर खाद और नीम की खली का भी मिट्टी में उपयोग अनुशंसित है। काली मिट्टी में डीएपी 1 बोरी, यूरिया 2 से 2.5 बोरी और पोटैश अधिकतम 33 केजी प्रति एकड़ देने की सिफारिश। पहाड़ी मिट्टी में 1 से 2 बोरी डीएपी, 1.5 से 2.5 बोरी यूरिया
और अधिकतम 33 केजी पोटाश प्रति एकड़ की अनुशंसा है। अब जरा अम्लीय मिट्टी के बारे में भी जान लो। अम्लीय मिट्टी में आलू की खेती के लिए अधिकतम 2 बोरी डीएपी, 65 किलोग्राम यूरिया और 1.6 बोरी पोटाश की जरूरत होती है। अब तक शायद आपने उर्वरक की अनुशंसित मात्रा और वास्तविक उपयोग की तुलना कर ली होगी। क्या यह सच है कि उपयोग किए जाने वाले उर्वरक की मात्रा काफी अधिक है? उर्वरक के ही तरह मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ही आलू की फसलों को कुल 5 से 6 सिंचाई की सिफारिश की जाती है। इसमें बुआई से पहले, बुआई के 5 से 7 दिन बाद और 3 महत्वपूर्ण चरणों यानी गांठ बनने, ट्यूबर बनने और कंद विकास अर्थात 6 सप्ताह के बाद आलू के खुदाई से 2 हफ्ते पहले तक शामिल है। लेकिन यह हकीकत है कि आलू में 6 से 8 या उससे भी अधिक सिंचाई किया जाता है और वह भी फरो यानी नाली बत्ती से। क्या यह सही है? आलू के फसल पर बैक्टीरियल वीट, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, कॉमन स्कैब, ब्लैक स्कर्व और तना कैंकर जैसे रोगों से काफी नुकसान होता है। ये रोग मिट्टी या फिर बीज जनित या कंद जनित है या संक्रमित पौधे के अवशेषों से भी फैलता है। अन्य कारकों के अलावा जो नियंत्रण से बाहर हो सकता है, अत्यधिक सिंचाई और नमी फसल को रोगग्रस्त करने के लिए सबसे बड़ा कारण है। क्या आप सहमत हैं? कुशल जल प्रबंधन या बेहतर जल उपयोग क्षमता के लिए ड्रिप सिस्टम से लगभग 50% पानी बचता है और अधिकतम उपज भी मिलता है। उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी हल्की, सतह उबड़ खाबड़ और पानी की आपूर्ति कम हो, स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाकर जल उपयोग क्षमता को 40% से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। सिंचाई के उन्नत तरीकों को अपनाने से रोगों की संभावना को 50% तक कम किया जा सकता है। आलू के सफल पोषण प्रबंधन के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना और सुझावों का पालन करना सबसे अच्छा उपाय है। मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसी वीडियो श्रृंखला के एपिसोड 4 का भी मदद लिया जा सकता है। मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में यूरिया, डीएपी और पोटाश का प्रति एकड़ उपयोग अनुशंसित बोरियों की अधिकतम संख्या तक सीमित किया जा सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हुई है तो यह केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और उर्वरक के गिरते उपयोग क्षमता के कारण है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बायोस्टिमुलेंट ह्यूमिक एसिड, बायोफर्टिलाइजर एनपीके और बायोपेस्टिसाइड ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाना चाहिए। इन तकनीकी इनपुट के उपयोग से मिट्टी की पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति क्षमता को बढ़ाने, बीमारियों से मजबूत सुरक्षा प्रदान करने और कंद के आकार और गुणवत्ता सुधार के साथ साथ आलू के पैदावार को लगभग दोगुना करना भी संभव हो सका है। आइए देखें कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी आलू की फसल के लिए बायो एनपीके और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने के बाद वास्तव में क्या अनुभव किया है। राम बाबू बेला झार, संतोष कुमार तिवारी, हैदरपुर डिस्ट्रिक्ट औरैया। प्रति वर्ष हम डालते थे 3 बोरी बीघा यूरिया डीएपी। हाँ हाँ लगाई है हमने 2 बोरी 1 बोरी काट के। प्रति वर्ष में 3 बोरी बीघा हाँ के हिसाब से डीएपी डालता था। हाँ वो इस बार हमने 1.5 बोरी बीघा डीएपी लगाई है। रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया था, लगभग सूख चुकी है। इसके पौध भी बड़े छोटे छोटे हैं, अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 1.5 फीट की है। जो आपको मैंने दवा दी थी, डॉक्टर साहब दिल्ली से आए थे। गोबर में मिश्रित करके हाँ खेत में पूरे में जुताई की लास्ट जुताई पे हमने फैलवा दिया था पूरे में। क्या जो पौधा है पहले से मोटा लग रहा है हमें। फसल अभी इसमें यूरिया तो पड़ी नहीं है, रोग भी अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक हमने इसमें यूरिया भी नहीं लगाया। बिना गुमटी की तरह हाँ पौधा हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा। जड़ तना इसका जो है वो भी मोटा है, पत्ते हैं वो भी बड़े बड़े हैं। जिसमें ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया गया था और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ऊंचाई है 1.5 मीटर के लगभग है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई रोग नहीं है, तने भी काफी मजबूत हैं। तो ये अंतर दिख रहा है जहाँ पर हमने ट्राइकोडर्मा और सॉइल न्यूट्रिएंट अप्लाई किया था और जहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। का साइज ये निकला है और
पैदावार भी अच्छी है। डेमो का रिजल्ट पर साल से लगभग दूना है। दूना ऐसे है। मान के चलिए आलू का साइज बहुत अच्छा है, कोई नहीं। रोक दोग नहीं, बिल्कुल फ्रेश आलू है एकदम। हाँ। अन्य खेतों की अपेक्षा लगभग दूनी पैदावार है। 100 पैकेट निकलते थे, पौने 200 पैकेट निकलेंगे। यह आवश्यक है कि सस्ती के बजाय केवल अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। प्रति एकड़ खेत के लिए 1-1 लीटर ह्यूमिक एसिड और बायो एनपीके तथा 1.5 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी उत्पादों को गोबर खाद या उसी खेत की मिट्टी में मिलाकर खेत की अंतिम जुताई या कंद की बुआई से तुरंत पहले बुरकना चाहिए। ह्यूमिक एसिड का उपयोग ड्रिप के माध्यम से भी किया जा सकता है। उत्पादों के लेबल पर लिखे सुझाव का भी पालन करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।